अगर आप देखेंगे तो हम इस चैप्टर के अंदर भी उन्हीं 1200 सालों की बात करने वाले हैं। इंसान के अंदर जब ज्ञान आता है तो माना जाता है उसका दूसरा जन्म हो जाता है। जब इतिहासकारों को ये चीज समझ आनी शुरू हुई तो इतिहासकारों ने संस्कृत के अलावा भी कई सारे टेक्स्ट पढ़ने शुरू किए। ब्राह्मणों ने उनको क्या बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये ऑड है, ये सिविलाइज है, ये हमारी जाति से दूर है। ब्राह्मण और क्षत्रियों के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी थी, वहीं पे वैश्यों के पास भी प्रॉपर्टी थी, लेकिन शूद्रों के लिए क्या काम सौंपा गया था? सर्विट्यूड, केवल सेवा करना। तो जनरली इतिहासकार इसको तीन तरीके से समझाते हैं। बेटियां क्यों इंपॉर्टेंट है? शादी करने के लिए और इस सक्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, आई एम समीर त्रिपाठी, आपका हिस्ट्री एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत ही शानदार और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, माइंड मैप सीरीज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं हमारे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, दैट इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटी 600 BCE टू 600 CE। अगर आप देखेंगे तो हम इस चैप्टर के अंदर भी उन्हीं 1200 सालों की बात करने वाले हैं जिनकी हमने बात की थी लास्ट चैप्टर के अंदर। लेकिन वहां पर आपने देखा होगा कि हमने बात की थी इकोनॉमी और पॉलिटी के बारे में, कि कैसे राज्य बनने शुरू हुए थे और उस टाइम पे क्या क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हुए थे। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली समाज की बात करेंगे और कल्चर की बात करेंगे कि समाज के अंदर आखिर क्या क्या नियम कानून चल रहे हैं। हम जिन 1200 सालों की बात कर रहे हैं, ये 1200 साल हमने ऑलरेडी देखा कि पिछले चैप्टर के अंदर कई सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे, कई सारे राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ था। इकोनॉमिक चेंजेस कई सारे देखने को मिले थे, और हमने ये भी देखा था कि कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास ज्यादा वेल्थ थी, कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास कम वेल्थ थी, और इसी के चलते बहुत सारे बदलाव हमें समाज में भी देखने को मिलते हैं कि भाई फॉरेस्ट के एरियाज में एग्रीकल्चर बढ़ना शुरू हुआ, राइट, क्राफ्ट स्पेशलिस्ट का राइज होना शुरू हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना शुरू हुआ। यही वो टाइम पीरियड है जब मैंने आपको बताया था कि दो मेजर डेवलपमेंट्स हो रहे थे। एक तो राइज ऑफ महाजनपदास, जो हमने लास्ट चैप्टर में कवर कर लिया है, एंड राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसको हम लोग 4th चैप्टर में कवर करने वाले हैं। बट ओवर एंड ऑल नए नए शहरों का विकास हमें देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड के अंदर। अब इतने बड़े टाइम पीरियड के लिए ऑब्वियसली हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जो इस पूरे टाइम पीरियड को कवर कर रहा हो, और इस पूरे टाइम पीरियड को कवर करता हुआ एक टेक्स्ट हमें मिलता है जो कि है महाभारत, वन ऑफ द 2 एपिक्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो हमारे 2 एपिक्स हैं, रामायण और महाभारत, उनमें से एक मेजर टेक्स्ट है महाभारत। ये एपिक भी है और ये इतिहास भी है। दैट मीन्स ये हमें हिस्ट्री का भी ज्ञान कराता है, और माना जाता है कि इसका कॉम्पोजिशन 1000 सालों तक चला है, 500 BC से लेकर 500 CE तक। इसमें 1000 से ज्यादा वर्सेस हमें देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स 1000 से ज्यादा श्लोक हमें देखने को मिलते हैं। महाभारत की अगर मैं बात करूं तो महाभारत बेसिकली कहानी है कजन्स के बीच में एक लड़ाई की। कौन थे वो कजन्स? सर, कौरवास और पांडवास। कौरवास और पांडवास माना जाता है कि अर्ली वैदिक टाइम पे जो ट्राइब्स हुई, भरत और पुरु, उन्होंने मिलकर बनाया कुरु, और आगे चलकर कुरु और पांचाल साथ में आए और उन्होंने बनाया कुरु पांचाल। तो कौरव और पांडवास बेसिकली कजन थे उसी कुरु पांचाल ट्राइब से। और महाभारत का युद्ध, जो कि इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 950 BC के आसपास हुआ था, ये उसी लड़ाई की कहानी बताता है जो कौरवास और पांडवास के बीच में हुआ था। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम बेसिकली यही बात करेंगे कि आखिर कैसे इन 1200 सालों के अंदर अलग अलग डेवलपमेंट्स हुए सोसाइटी के अंदर, और कैसे महाभारत की स्टोरी इन सभी चीजों को दर्शाती हुई देखने को मिलती है। मेनली जो हम बात करने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि हम मेजरली बात करने वाले हैं भाई कुरु, ये रहा हमारे पास इंद्रप्रस्थ, ये रहा हमारे पास हस्तिनापुर, उनका कैपिटल, और यहाँ वाला जो इलाका था वो था पांचाल का इलाका। तो कुरु पांचाल के इलाके में ये युद्ध हमें देखने को मिलता है, और मेजरली जिस इलाके की हम बात करेंगे वो है ये वाला इलाका। अब क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, महाभारत का क्रिटिकल एडिशन, आखिर सर ये क्या होता है? बेसिकली होता क्या है, एक इतिहासकार थे जिनका नाम था VS सुकथांकर। एक संस्कृतिस्ट और इतिहासकार थे VS सुकथांकर। इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था 1919 में, और इनका मेन पर्पस क्या था? क्रिटिकल एडिशन क्या है कि महाभारत के अलग अलग जो संस्कृत एडिशन है, जो अलग अलग वर्जन है, उन सभी को इकट्ठा करना और उनको कंपेयर करना। ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था संस्कृतिस्ट VS सुकथांकर जी के अंडर में, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 47 साल लग गए थे। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन तैयार हुआ जो कि लगभग 13,000 पेजेस का था। क्रिटिकल एडिशन क्या है? आई होप बात क्लियर है आपको कि भाई महाभारत की संस्कृत भाषा में अलग अलग जो टेक्स्ट हैं जो थ्रू आउट द इंडिया फैले हुए हैं, उन सभी को साथ में लाना और उनको कंपेयर करना। उस कंपैरिजन को करने के बाद 2 चीजें एकदम क्लियर हो गई थी। पहली चीज कि भाई सभी सांस्कृतिक ट्रेडिशंस के अंदर कुछ चीजें हैं जो एकदम सिमिलर हैं,
राइट, कि सेंट्रल स्टोरी जो है वो भले ही नॉर्थ से साउथ तक हो या वेस्ट से ईस्ट तक हो, हर जगह सेंट्रल स्टोरी सेम थी कि कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई। लेकिन एट द सेम टाइम हमें कई सारे रीजनल वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं कि इस स्टोरी को आखिर किस तरीके से बताया गया था। अब इतिहासकार जनरली जब भारतीय समाज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो संस्कृत के टेक्स्ट को ही पढ़ते हैं। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी होगी कि ये संस्कृत टेक्स्ट जो थे वो केवल ब्राह्मणों के पर्सपेक्टिव को दिखाते हैं, बिकॉज संस्कृत वॉज एन एलीट लैंग्वेज। आम लोगों की भाषा संस्कृत नहीं थी। हमने ऑलरेडी देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं होता था। तो संस्कृत वॉज नॉट द लैंग्वेज ऑफ एलीट, आई मीन नॉट द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ एलीट, और पर्टिकुलरली ब्राह्मण या प्रीस्टली क्लास की भाषा थी। तो उसमें जो भी कुछ हमें जानकारी मिलती है वो अपर क्लास, ब्राह्मणिकल क्लास या प्रीस्टली क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है। तो उसे हम फेस वैल्यू के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि संस्कृत ट्रेडिशन में जो कुछ लिखा है वो सभी कुछ एकदम एज इट इज होता रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या देखने को मिलता है कि संस्कृत इट वाज द लैंग्वेज ऑफ एलीट, लेकिन आम लोग कौन सी भाषा बोलते थे सर? पाली, प्राकृत या फिर तमिल भाषा, ये आम लोगों की भाषा थी। जब इतिहासकारों को यह चीज समझ आनी शुरू हुई तो इतिहासकारों ने संस्कृत के अलावा भी कई सारे टेक्स्ट पढ़ने शुरू किए, और जब उन्होंने लोकल भाषाओं के टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें समझ आया कि भाई ये जो संस्कृत टेक्स्ट है ये केवल नॉर्मेटिव टेक्स्ट है। मतलब क्या हुआ, ये समाज को ये बता रहे हैं कि भाई ये चीजें आपको करनी है, ऐसे ऐसे नियम कानून फॉलो होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नियम कानून फॉलो हो। राइट, ये पूरी एक लंबी प्रोसेस थी जहां पर ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस कोशिश कर रहे थे कि लोकल ट्रेडिशंस के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोपें। तो कई बार लोकल ट्रेडिशंस ने उनको एक्सेप्ट किया, लेकिन कई बार हमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं कि कुछ कम्युनिटीज ने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को अपना लिया लेकिन कुछ ट्रेडिशंस को नहीं अपनाया गया, और कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इसी चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं फैमिली के कॉन्सेप्ट को, कि व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली। मॉडर्न नोशन में तो हम फैमिली ऐसा समझते हैं कि जी भाई एक ही परिवार के जो लोग हैं एक साथ जो रह रहे हैं वो फैमिली होती है। लेकिन क्या फैमिली का नोशन सिर्फ इतना सही है? क्या फैमिली का मतलब सिर्फ मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई हुए, या फिर फैमिली में मेरे ग्रैंडफादर, मेरी ग्रैंडमदर और मेरे अंकल, कजन्स, वो सब भी आएंगे? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फैमिली के कॉन्सेप्शंस बहुत तेजी से चेंज होते रहे हैं। जनरली सांस्कृतिक टेक्स्ट के अंदर फैमिली के लिए जो टर्म यूज हुए हैं वो है कुल, जाति और वंश। कुल का मतलब होता है फैमिली। अगर आप इस पूरे चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई हमारा एक वंश है, लीनिएज, भाई हमारे फोर फादर, उनके पहले के फोर फादर, फिर उनके ग्रेट ग्रैंडफादर। तो भाई मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर मेरे ग्रैंडफादर, फिर मेरे ग्रैंडफादर, आप देखेंगे कि उनके 3 बेटे हैं, उनके 3 बेटों में मैं और मेरा भाई है। तो ये जो मेरे ग्रैंडफादर और मेरे पिताजी की फैमिली और मेरे चाचा जी की जो फैमिली है उसको बोला जाएगा कुल। उसके अलावा मेरे ग्रैंडफादर और उनके भाइयों और उनकी फैमिली को मिलाकर बोला जाएगा जाति। और जो मेरा वंश है, कि जहां से मैं अपना जेनेसिस ट्रेस कर रहा हूं, उसको बोला जाएगा लीनिएज। तो पहले के टाइम पे कॉमन शब्द फैमिली या कुल सबके लिए यूज होता था, कि वो एक एक्सटेंडेड फैमिली होती थी जहां पर मेरे ताऊ जी, मेरी ताई जी, मेरी दूर के चाचा जी, दूर के मामा जी, दूर के दादाजी, दूर के नाना जी, हर कोई इंक्लूड होता था। तो जनरली इतिहासकार इसको 3 तरीके से समझाते हैं। कुल मतलब मेरी नियर बाय फैमिली, मेरी अपनी खुद की फैमिली, जाति मेरे पूरे रिश्तेदार, और वंश मेरा पूरा लीनिएज, जो वंश मेरा चला आ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जनरली कॉन्सेप्ट क्या होता था फैमिली के अंदर? फैमिली के अंदर कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता था पैट्रीलिनी का। पैट्रीलिनी का मतलब क्या होता है? पैत्री, पिताजी, है ना। पैट्रीलिनी पिताजी से निकला हुआ है ये शब्द। आपको पता होगा फ्रेंच में हम बोलते हैं पैत्री, दैट इज फादर। तो पैट्रीलिनी का मतलब क्या हुआ कि डिसेंट फ्रॉम फादर, की फैमिली को आगे कौन लेके जाएगा? तो फादर के बाद बेटा आगे लेकर जाएगा। हमने देखा था कि हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रह रहे थे जहां पर हेड ऑफ द फैमिली होते थे वो फादर होते थे, और फादर के बाद जो सन होते थे वही फैमिली को आगे लेकर जाते थे। मतलब फादर के बाद फैमिली को आगे कंटिन्यू करेगा बेटा। अब यही लड़ाई का मेन कारण बना कौरवों और पांडवों के बीच में। कहानी आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूं। कौरव धृतराष्ट्र के बेटे थे और वहीं पे पांडव पांडु के बेटे थे। धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, तो धृतराष्ट्र और पांडु के पिताजी की मृत्यु के बाद ऑब्वियसली धृतराष्ट्र को अगला राजा बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र ब्लाइंड थे तो राजा बने पांडु। अब चूंकि राजा पांडु बने तो पांडु के बाद अगले राजा कौन बनेंगे? पांडव, पांडु के बेटे। लेकिन वहीं पे दुर्योधन जो कि धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे थे वो ये कहते हैं कि भाई देखो, नियम तो ये कहता है कि पिताजी के बाद बेटे को गद्दी मिलनी चाहिए, तो वैसे तो आपको राजा बनना चाहिए था, लेकिन पांडु राजा बने और अब पांडवों को राज्य मिलेगा, लेकिन ये तो हमारा हक हमसे छीना जा रहा है और हम अपने हक को ऐसे छीने जाने नहीं देंगे। और यही कारण बना महाभारत के युद्ध का। मतलब महाभारत का युद्ध किस लिए था? ऑब्वियस सी बात है सर, इट वाज द वॉर ओवर लैंड।
जमीन के लिए लड़ाई लड़ी गई, अपने शेयर के लिए लड़ाई लड़ी गई। और महाभारत के अंदर भी यही चीज दिखाई गई कि इतने बड़े युद्ध के बाद भी राजा कौन बनते हैं? सर युधिष्ठिर बनते हैं। मतलब पैट्रीलिनी को कंटिन्यू किया गया। इस टाइम पे हमें देखने को मिलेगा कि पैट्रीलिनियल सक्सेशन को फॉलो किया जाता है। मतलब क्या? डिसेंट फ्रॉम दी फादर साइड्स। आप अभी भी देखेंगे कि आप अपना सरनेम फॉलो जो कर रहे हैं वो आपके पिताजी का सरनेम है। जनरली शादी के बाद माताजी ने अब हमारे पिताजी का सरनेम एक्सेप्ट कर लिया और अब हम उसी सरनेम को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस तरीके से हमारा जो डिसेंट है फैमिली का वो चलता रहेगा। जनरली क्या होता है, जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो सक्सेसर बनता है और फादर के सारे रिसोर्सेज, इनफैक्ट फादर की जो राजगद्दी है वो भी सबसे बड़े बेटे को ही मिलती थी। तो मतलब क्या हुआ कि सक्सेशन जो हो रहा है वो पैट्रीलिनियल हो रहा है कि फादर के बाद सन, सन के बाद उनका सन, एंड इस तरीके से सक्सेशन चलता रहेगा और फादर की सारी प्रॉपर्टी और उनका राज्य किसको मिलेगा? सबसे बड़े बेटे को। लेकिन कई बार हमें एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं, राइट। अगर कई बार बेटे नहीं है तो भाई हमें देखने को मिलता है कि कोई कजन भाई हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई चाचा जी हो सकते हैं। और बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में हमें बेटियां भी देखने को मिलती हैं जो सक्सेशन कर रही हैं। और 6th सेंचुरी बीसी से हर राज्य में इस व्यवस्था को फॉलो किया जा रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ऋग्वेद के अंदर हमें कई सारे मंत्र भी मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई अच्छे बेटों का जन्म हो। इनफैक्ट जन्म से पहले एक संस्कार होता है जिसको पुंसावन बोलते हैं। वो संस्कार भी इसीलिए किया जाता था ताकि बेटों का जन्म हो। एंड ऑब्वियस सी बात है, क्यों? ताकि पैट्रीलिनियल सक्सेशन को कंटिन्यू किया जा सके। अब एक तरफ जहां बेटे इंपॉर्टेंट है पैट्रीलिनियल सक्सेशन को कंटिन्यू करने के लिए, वहीं पे बेटियों के साथ क्या है? तो सर डॉटर्स को प्रॉपर्टी का कोई भी हक नहीं होता था। बेटों को तो प्रॉपर्टी दी जा रही है, लेकिन क्या डॉटर्स को प्रॉपर्टी का हक है? नहीं। सक्सेसर केवल और केवल बेटे ही होंगे। बहुत एक्सेप्शनल केस में बेटियां होती थी, अदरवाइज बेटियों को प्रॉपर्टी का कोई भी हक नहीं होता था। उनके पास कोई भी मटेरियल सोर्सेस का राइट नहीं होता था। सो बेटियां क्यों इंपॉर्टेंट है? शादी करने के लिए और इस सक्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स और नियम कानून बनाए गए इन शादियों को लेकर कि भाई एक पिता को अपनी बेटी की शादी सही उम्र में, सही व्यक्ति के साथ और अपने परिवार से बाहर करनी है। और इसी को बोला गया कन्यादान। आगे चलकर ये एक मेरिटोरियस टास्क बना दिया गया कि भाई जो भी पिता अपनी बेटी की शादी सही इंसान के साथ, सही वक्त में और अपने फैमिली के बाहर करेगा, उसको एक बहुत बड़ा मेरिट मिलेगा और उसको बोला गया कन्यादान। तो कन्यादान इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट रिचुअल, इट वाज अ गिफ्ट ऑफ डॉटर इन अ मैरिज। तो महिलाओं का मेन मोटिव क्या है? महिलाओं क्यों इंपॉर्टेंट है? उनको कोई प्रॉपर्टी का हक नहीं दिया जा रहा है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट है फैमिली डिसेंट को आगे बढ़ाने के लिए। और उनकी शादी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट नियम कानून बनाए गए कि भाई इनकी शादी सही टाइम पे होनी चाहिए, सही व्यक्ति के साथ और जाति के बाहर होनी चाहिए, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी का कोई भी हक नहीं था। अब 6th सेंचुरी बीसी से आते आते हमने देखा कि नए नए शहरों का विकास होना शुरू हो रहा था। अब शहरों के अंदर कई सारे लोग अलग अलग जगहों से आते थे, व्यापार करते थे, तो उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ थॉट्स भी होते थे। अब इसी बीच में शहरों के अंदर लोगों ने पुराने नियम कानूनों के ऊपर सवाल उठाने शुरू किए। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को आखिर क्यों एक्सेप्ट करें, हम उनके नियम कानूनों को क्यों एक्सेप्ट करें, ये हमारे नियम कानून तो नहीं है। उन्होंने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को चैलेंज किया। जब ब्राह्मणास को ये चैलेंज देखने को मिला तो 500 बीसी के आसपास से हमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मणों ने नियम कानूनों को एकदम स्थापित करने के लिए कुछ टेक्स्ट लिखने शुरू कर दिए, राइट। उन्होंने इन नियम कानूनों को लिखना शुरू कर दिया, कोडिफाई करना शुरू कर दिया कि भाई देखो समाज में ये चीजें होनी ही चाहिए। उन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखे जैसे धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और मनुस्मृति। ये सब क्या है? ये सब लॉ बुक है कि भाई समाज में कैसे रूल्स, रेगुलेशंस और व्यवस्थाएं फॉलो होंगी, उन्होंने लिख दिया। जनरली ये टेक्स्ट मेनली ब्राह्मणों के लिए लिखे गए थे, लेकिन बाद में ये पूरी सोसाइटी के ऊपर इंप्लीमेंट किए गए। तो जब ब्राह्मणों के ऊपर चैलेंज आने शुरू किए तभी उन्होंने संस्कृत में ये नियम कानूनों के टेक्स्ट लिखने शुरू किए और इनमें उन्होंने सारे नियम कानून कोडिफाई करने शुरू किए, लिखना शुरू किया कि भाई सबको ये मानना है। लेकिन मैंने अगेन एक बात बताई थी कि जरूरी नहीं है कि सभी लोग इन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, इन संस्कृत टेक्स्ट को माने। देयर वर मेनी इंस्टेंसेस जहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो नियम कानून ब्राह्मणों के द्वारा इन संस्कृत टेक्स्ट के अंदर लिखे गए थे उनको नहीं माना जा रहा है। अब जब शादी की बात होती है तो आप देखते हैं कि उन्होंने 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस बताई। अब चूंकि शादी को लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं बनी हुई थी तो धर्मशास्त्र के अंदर हमें 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस देखने को मिलती हैं। पहली 4 जो मैरिज हैं वो एक्सेप्टेबल है, मतलब इनको करना चाहिए। बाकी की जो 4 हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब ये क्या दर्शाता है कि देखो बाकी की 4 भी समाज में हो रही थी, लेकिन ब्राह्मणों ने क्या कहा कि नहीं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। जैसे 4 जो एक्सेप्टेबल हैं वो है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह और प्रजापत्य विवाह। और 4 जो अनएक्सेप्टेबल हैं वो है आसुरा विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच्य विवाह। बात समझे? तो धर्मशास्त्र के अंदर ऐसे शादियों का वर्णन किया गया और क्या बोला गया कि कौन सी 4 फॉर्म ऑफ शादी अच्छी हैं, कौन सी 4 फॉर्म ऑफ शादी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं, जैसे एंडोगेमी,
एंडोगैमी का मतलब होता है कि विद इन द कास्ट या विद इन द यूनिट शादी करना। एक्सोगैमी का मतलब होता है यूनिट के बाहर शादी करना। पॉलीगाइनी का मतलब होता है एक मैन की मल्टीपल वाइफ्स, और पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक महिला जिसके कई सारे हस्बैंड हैं। अब गोत्र ऑफ विमेन, अब शादी को लेकर इतने सारे नियम कानून बनाए जा रहे थे, तो ब्राह्मणों ने एक चीज बोली कि भाई देखो, आप अपनी फैमिली के अंदर शादी नहीं कर सकते, हमेशा शादी आपकी फैमिली के बाहर होगी। लेकिन हमें कैसे पता कि कौन हमारी फैमिली का है, नहीं है, क्योंकि फैमिली तो बहुत बड़ी होती है, राइट। अब मेरे पर दादाजी के 4 बेटे थे, ठीक है, मेरे पर दादाजी के 4 बेटे थे, तो मेरे दादाजी के मतलब 3 भाई थे, तो उनके जो तीसरे भाई हैं मैं तो उनसे कभी मिला नहीं। अब उनके तीसरे भाई की भी तो कितनी बड़ी फैमिली होगी। कल को कहीं से जाकर हम लोगों का अगर रिलेशन होता है, शादी कर ली हमने, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो तो फैमिली के ही थे मेरे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किसकी फैमिली का है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ब्राह्मणों ने निकाला गोत्र असाइन करके। गोत्र का लिटरल मतलब होता है काउ पेन, मतलब जहां पशुओं को बांधा जाता था, गायों को बांधा जाता था, गोत्र। जहां पहले लोग गायों को साथ में बांधते थे उसको बोला जाता था गोत्र। गोत्र शब्द को यूज किया गया एक आइडेंटिटी की तरह। गोत्र बेसिकली ब्राह्मणों ने क्या किया, हर एक ग्रुप को गोत्र असाइन कर दिया। गोत्र कहां से निकले? गोत्रों के नाम निकले पुराने वैदिक ऋषियों के नाम पर, जैसे वशिष्ठ, भारद्वाज, ऐत्रेय, शांडिल्य, विश्वामित्र, गौतम। ये गोत्रों के नाम रखे गए वैदिक ऋषियों के नाम पे। और क्या कहा गया कि सपोज मैं एक ब्राह्मण हूं और मेरा गोत्र है शांडिल्य। मेरा गोत्र क्या है? शांडिल्य। तो मतलब जितने भी ब्राह्मण जिनके गोत्र शांडिल्य हैं, हम सब एक ही ऋषि के वंशज हैं, हम सब एक ही ऋषि के वंशज हैं। तो क्या माना जाता था कि जितने भी लोग एक गोत्र से बिलोंग करते हैं वो सब एक ही ऋषि के वंशज हैं, एंड बिकॉज वो सारे एक ऋषि के वंशज हैं तो वो सब आपस में भाई बहन है। तो कभी भी आप गोत्र के अंदर शादी नहीं कर सकते हैं, हमेशा शादी गोत्र के बाहर होगी। अब गोत्र को लेकर 2 नियम बनाए गए। क्या 2 नियम? कि पहली चीज, एक गोत्र के अंदर जो मेंबर्स हैं वो शादी नहीं कर सकते, शादी हमेशा गोत्र के बाहर होगी। दूसरी चीज, शादी के बाद जो महिला है वो अपने हस्बैंड का गोत्र अपना लेंगे और अपने फादर के गोत्र को छोड़ देंगी। मतलब क्या हुआ कि शादी के बाद महिला अपने पिताजी का गोत्र कंटिन्यू नहीं करेंगी, वो अपने हस्बैंड का गोत्र अपनाकर आगे चलेंगी। ठीक है सर, लेकिन हमें यहीं पर एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। सतवाहन, जिनके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी बात की थी, जो वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन के कुछ इलाकों में रूल कर रहे थे 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी सीई के बीच में, हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ क्या बोला जा रहा है, सतवाहन खुद को ब्राह्मण बुलाते हैं, सतवाहनास वर ब्राह्मणास, ठीक है, सतवाहनास देवर ब्राह्मणास। सतवाहनों के केस में हमें देखने को मिलेगा कि ये पॉलीगाइनस थे। पॉलीगाइनस कि भाई एक व्यक्ति की कई सारी वाइफ्स हमें देखने को मिल रही हैं, पॉलीगैनी को फॉलो कर रहे हैं ये, 1 मैन मल्टीपल वाइफ्स। सेकेंड थिंग, कई सारे सतवाहन क्वीन जो हैं उन्होंने अपने पिताजी का गोत्र त्यागा ही नहीं, उनके नाम क्या गए, हमें गौतम और वशिष्ठ देखने को मिलता है। मतलब उन्होंने अपने पिताजी के गोत्र को कंटिन्यू रखा शादी के बाद भी। इनफैक्ट कई सारी सतवाहन रानियां जो हैं वो सेम गोत्र से बिलोंग करती हैं जिससे सतवाहन राजा बिलोंग करते हैं। सतवाहन अपने पिताजी का नाम ना लेकर अपनी माताजी का नाम कंटिन्यू करते हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, मतलब गौतमी का बेटा श्री सतकर्णी, राजा वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमाई, राजा मदारी पुत्र श्री समीसकसेन। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो एक तरफ तो ब्राह्मण बोल रहे हैं कि भाई माताजी को शादी के बाद अपने पिताजी का गोत्र त्याग कर हस्बैंड का गोत्र लेना है, और दूसरी तरफ ये सतवाहन तो वही काम कर रहे हैं और वो अपनी माताजी का गोत्र कंटिन्यू कर रहे हैं, वो तो पिताजी का गोत्र कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समाज के बारे में। तो भाई समाज के अंदर भी कई सारी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर से हमें देखने को मिलता है एक व्यवस्था शुरू होती है समाज के अंदर, जिससे लोगों को डिफरेंशिएट किया गया और समाज के अंदर उनकी पोजीशंस डिफाइन कर दी गई, एंड दिस सिस्टम वाज नोन एज वर्ण सिस्टम। वर्ण व्यवस्था अर्ली वैदिक पीरियड में तो सिर्फ कलर था, वर्ण का मतलब कलर है, लिटरल मीनिंग कलर है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण का मतलब क्या हुआ कि समाज के अंदर आपकी पोजीशन क्या होगी, और इसी वर्ण के हिसाब से अब आपके काम भी डिसाइड किए जाएंगे। वर्ण, इट वाज अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग पीपल इन द सोसाइटी। माना जाता है कि वर्ण का जो ओरिजिन हुआ है वो कहां से हुआ है, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया हुआ है। ऋग्वेद का 10वां मंडल मतलब ऋग्वेद की 10वीं किताब में। ऋग्वेद की 10वीं किताब में हमें एक श्लोक देखने को मिलता है जिसको बोला गया पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त क्या बोलता है कि बहुत समय पहले एक महायज्ञ हुआ जिसमें एक बहुत बड़े जायंट व्यक्ति के शरीर से 4 वर्ण निकले। उनके हेड से निकले ब्राह्मण, उनके शोल्डर और हैंड वाले इलाके से निकले क्षत्रिय, उनके टमी और थाई इलाके से निकले वैश्य, और उनके पैरों से निकले शूद्र। और इसी तरीके से जिस जेनेसिस में इन अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग वर्णों का जेनेसिस हुआ है, उसी फॉर्म में उनकी पोजीशन भी समाज में डिसाइड कर दी गई। जैसे आप देखेंगे कि सबसे ऊपर ब्राह्मण,
फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों ने क्या बोला कि भाई तीन चीजें उन्होंने बोली। पहला कि वर्ण जो है वो बर्थ पे आधार पर डिसाइड हो जाता है, तो अब आप वर्ण को चेंज नहीं कर सकते हैं, आपका जिस वर्ण में जन्म हुआ है आपको वही फॉलो करना है। दूसरा उन्होंने कहा कि वर्ण भगवान ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। और तीसरा, वर्ण एक इंसान की पोजीशन डिसाइड करेगा समाज के अंदर। आगे चलकर वर्ण के अलावा कुछ कास्ट बनाए गए, क्योंकि वर्ण तो केवल 4 हैं। जब ब्राह्मण नए नए ग्रुप से मिलना शुरू हुए तो उन्होंने कुछ ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के बेसिस पर जाति बना दी। कास्ट क्या होता है, आप जो ऑक्यूपेशन करते हैं सेम ऑक्यूपेशन वाले मेंबर्स को एक जाति में रख दिया गया और उनकी पोजीशन भी डिसाइड कर दी गई, जैसे फॉरेस्ट पीपल, सुवर्णकार, रथाकार, इनके बारे में आगे बात करेंगे। अब आइडियल ऑक्यूपेशन, वर्ण तो डिसाइड कर ही दिया गया, वर्ण के साथ साथ यह भी डिसाइड कर दिया गया कि अब किस वर्ण को क्या काम करना है। धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और मनुस्मृति के अंदर यह मेंशन कर दिया गया कि हर वर्ण का क्या काम रहेगा। जैसे आप देखेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको 6 काम दिए गए। ब्राह्मणों को कौन से 6 काम दिए गए? वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, सेक्रीफाइसेस करना, सेक्रीफाइसेस करवाना, दान देना, दान लेना। इनमें से 3 जो एक्टिविटीज हैं वो क्षत्रिय और वैश्य के लिए भी कॉमन है, जैसे वेद पढ़ना, सेक्रीफाइसेस करना और दान देना, ये वैश्य और क्षत्रिय भी करेंगे। तो वैश्य और क्षत्रियों का देखेंगे आप, तो क्षत्रियों को ये 3 काम तो करने ही है, साथ साथ उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उनको लोगों की सुरक्षा करना है और उनको वॉरफेयर में एंगेज होना है। वहीं पर वैश्यों के क्या काम है सर? ये 3 कामों के साथ साथ उनको व्यापार करना है, उनको पास्टोरलिज्म करना है, उनको एग्रीकल्चर करना है। एंड माना जाता है कि समाज के अंदर वैश्यास वर दी ओनली टैक्स पेयर्स, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो केवल और केवल वैश्यास कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति के कामों को भी डिफाइन कर दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको टोटल 6 काम दिए गए, जिनमें से ये 3 काम तीनों के लिए कॉमन है, बाकी सबके ये 3 अलग अलग काम है। इन तीनों ग्रुप्स को द्विज बोला जाता था। इन तीनों ग्रुप्स को क्या बोला जाता था? द्विज। द्विज का मतलब जिनका जन्म 2 बार होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन तीनों ही लोगों का एक संस्कार होता था जिसको बोलते हैं उपनयन संस्कार, दैट इज सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी। जब आपका उपनयन संस्कार हो जाता था तभी आप वेद पढ़ सकते थे। तो वेद पढ़ने का हक केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दिया गया था और इनको द्विज बोला जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इनका उपनयन संस्कार होता था तो माना जाता था कि इनका दूसरा जन्म हो रहा है, क्योंकि ये वेद पढ़ रहे हैं। तो एक इंसान के अंदर जब ज्ञान आता है तो माना जाता है उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, केवल इनका ही उपनयन संस्कार हो सकता था और इस कारण से इनको द्विज बोला जाता था। वहीं पे शूद्र, जो कि चौथा ग्रुप था, उसको केवल क्या काम दिया गया था? ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, और इनका द्विज नहीं होता था, ये द्विज नहीं थे और इनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। एंड शूद्रों के साथ साथ वुमेन, इन दोनों को ही समाज में सबसे नीचे रखा गया था और दोनों का ही उपनयन संस्कार नहीं होता था, मतलब वो वेदों को नहीं पढ़ सकते थे। अब ब्राह्मणों ने क्या किया? राजाओं को फोर्स करना शुरू किया कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप समाज में वर्ण व्यवस्था को अच्छे से स्थापित करके रखें, और अगर कोई भी वर्ण व्यवस्था को तोड़ रहा है या वर्ण व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो आप उसको पनिशमेंट देंगे। अब मैंने क्या बताया कि धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र क्या बोलते हैं कि केवल क्षत्रिय ही राजा बनेगा, मतलब रूलिंग करने का जो हक है वो केवल क्षत्रिय के पास है। लेकिन इतिहास के अंदर हमें कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं जहां पर कई सारे राजा बने, कई सारी ऐसी रूलिंग डायनेस्टीज आई जो कि क्षत्रिय नहीं थी। द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। शुरुआत करें नंदा डायनेस्टी से तो वो बार्बर थे, माना जाता है वो नाई थे। मौर्यन डायनेस्टी की बात करें तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो क्षत्रिय थे, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये मयूर पोषक थे, पिकॉक टेमर, मोर पालने वाले। कुछ लोग तो इवन ये भी कहते हैं कि देवर शूद्रास। इनके बाद शुंग, कण्व और सतवाहन जो आए ये ब्राह्मण थे। उनके बाद इंडो ग्रीक्स जो आए ये यवण थे, फॉरेनर्स। उसके बाद शक, कुषाण और पार्थियन, इनको मलेच्छ कहा गया है, देवर आउटसाइडर्स या बारबेरियंस। सांस्कृतिक टेक्स्ट उनको बारबेरियंस या आउटसाइडर कहते हैं, जंगली कहते हैं, राइट। गुप्ता जो इनके बाद आते हैं वो वैश्य थे। लेकिन यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि शक राजा रुद्रदमन, उन्होंने संस्कृत इंस्क्रिप्शंस लिखवाए और उन्होंने सुदर्शन लेख को ठीक भी करवाया। तो मतलब क्या कि कई बार वो कोशिश कर रहे हैं सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को अपनाने की और लेजिटिमेसी गेन करने की। जैसे हमने बात की सतवाहनों के बारे में, तो सेम एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, एक तरफ वो बोल रहे हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूं, मतलब मैं सुप्रीम ब्राह्मण हूं, एक ब्राह्मण, और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि मैं क्षत्रियों के प्राइड का नाश करने वाला हूं, क्षत्रियों के सम्मान का नाश करने वाला हूं, क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं। सी ही इज टेकिंग टाइटल एक ब्राह्मण, और दूसरी तरफ ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ खतिये दप मनमर्दन, कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो हाउ कम्स अ ब्राह्मण एज अ रूलर? क्योंकि रूलर तो केवल क्षत्रिय बन सकते हैं, लेकिन ये तो ब्राह्मण थे। तो एक तरफ वो बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हम सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद ही बोल रहे हैं कि हम क्षत्रियों का नाश कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने इंटरवर्ण मैरिज करी है, इन्होंने शक के साथ शादी करी। शक्स वर आउटसाइडर्स,
इन्होंने विद इन द फैमिली शादी की है। वहीं पे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अंदर तो ये नियम है कि आप फैमिली के बाहर शादी करेंगे, आप वर्ण के अंदर शादी करेंगे, आप पेट्रिलिनी को फॉलो करेंगे, बट सतवाहन तो इनमें से कोई सा भी नियम कानून फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट डज दिस सजेस्ट कि भाई ब्राह्मणों ने नियम कानून तो बनाए थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब उसको फॉलो करें। नाउ नेक्स्ट कम जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ वर्ण तो केवल 4 थे, लेकिन जब ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन और फैलना शुरू हुआ भारत के अलग अलग हिस्सों में, तो वो कई सारे नए नए ग्रुप से मिले जो इन 4 वर्णों के अंदर फिट नहीं हो रहे थे। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने उनको जाति असाइन कर दी। जाति बेसिकली क्या होता है, जाति इज अ ऑक्यूपेशनल ग्रुप, मतलब हम एक जैसा काम जो कर रहे हैं उन सभी को जाति बोल दिया गया। तो जाति बेसिकली क्या होती है, वो आपके काम को दर्शाती है। सपोज आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं, तो वो जाति बेसिकली आपको इसलिए दी गई थी क्योंकि आपके फोर फादर्स वो काम करते रहे होंगे। तो एक जैसा काम करने वाले लोगों को एक ग्रुप में ढाल दिया गया, एक ग्रुप में रख दिया गया और उनको जाति बोल दी गई, उनको जाति असाइन कर दी गई। और नियम कानून सेम है, वर्ण की तरह जाति की भी रैंकिंग बना दी गई, और सेम जाति भी बर्थ पर बेस्ड होगी और लोगों को जाति के अंदर ही शादी करनी है, और जाति की भी रैंकिंग डिसाइड कर दी समाज के अंदर, राइट। जाति को उनकी पोजीशन डिफाइन कर दी गई, जैसे निषाद, सुवर्णकार, रथाकार, वेनक, राइट। इनफैक्ट कई सारी जातियां जो सेम ऑक्यूपेशन करती थी, उन्होंने आगे चलकर क्या बना लिया, क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन की। भाई सपोज हम सब लोहे का काम करने वाले हैं, तो हम सब ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया कि हम सब मिलकर लोहे का काम करेंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेंगे। उनको बोला गया श्रेणी या गिल्ड। हमने लास्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था ना कि शहरों में कई सारी श्रेणी या गिल्ड होती थी। एक श्रेणी के अंदर वो सारे लोग होते थे जो सेम ऑक्यूपेशन करते थे, और वो मिलजुल कर डिसाइड करते थे कि हम अपना व्यापार कैसे आगे बढ़ाएंगे, अपने क्राफ्ट को कैसे आगे बढ़ाएंगे, और वो अपनी जाति के अंदर ही शादी भी करते थे। तो इससे क्या हुआ, जातियां एक क्लोज्ड सोशल एंटिटी बनना शुरू हो गई। तभी तो आप देखिए आज भी इंटरकास्ट मैरिज जो है वो अलाउड नहीं है कि आपको अपनी कास्ट के अंदर ही शादी करना है। तो इस तरीके से कास्ट जो है एक क्लोज्ड एंटिटी बनना शुरू हुई। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे ट्रेडिशन थे जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते थे। बहुत सारी पॉपुलेशन हमें भारत के अंदर ऐसे देखने को मिलती है जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करती थी। तो उनको सांस्कृतिक ट्रेडिशंस के अंदर क्या बोला जाता था, ऑड, सिविलाइज्ड या एनिमल लाइक। ब्राह्मणों ने उनको क्या बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये ऑड है, ये सिविलाइज्ड है, ये हमारी जाति से दूर है। ऑल्दो उनको रखा गया हमारे समाज के अंदर, लेकिन उनको कैसे हीन दिखाया गया, उनको नीचा दिखाया गया। जैसे इतिहासकार बताते हैं कि राक्षस शब्द का मतलब सच में कोई डीमन या डेविल नहीं है, राइट। सच में कोई राक्षस नहीं है। राक्षस शब्द यूज किया जाता था उन लोगों के लिए जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते थे। जैसे आपको देखने को मिलेगा निषाद, हंटर गैदरर्स, नोमैडिक पास्टोरलिस्ट, ये ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते थे, और इसीलिए ब्राह्मणों ने उनको सोशल स्ट्रेटेजी में नीचे रखा हुआ है, सोशल रैंकिंग में उनको नीचे रखा हुआ है। जो नॉन सांस्कृतिक भाषा बोलते थे उनको मलेच्छ बोला जाता था और उनको भी आउटसाइडर कंसिडर किया जाता था। एट द सेम टाइम देयर वर सर्टेन ग्रुप्स जिनको तो सबसे नीचे तबके में रखा गया था, राइट। ऐसे में ही एक ग्रुप हमें देखने को मिलता है जिनको बोला जाता है चांडाल। ब्राह्मणिज्म के अंदर क्या कॉन्सेप्ट आया, नोशन ऑफ पोल्यूशन, कि भाई देखो हम ब्राह्मण हैं, हम यज्ञ हवन करते हैं तो हम प्योर हैं, लेकिन कुछ कास्ट ऐसी हैं जो इम्प्योर हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं जो इम्प्योर हैं, वो इतने हीन है कि वो इम्प्योर है और उनको देखना और छूना भी मना है। और उन्हीं में से एक ग्रुप था चांडाल, जिनको पल्यूटिंग और अनटचेबल कहा गया, अछूत कहा गया, अस्पृश्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इनको समाज में सबसे नीचे रखा जाता था और इनकी पोजीशन समाज के अंदर सबसे खराब थी। मनुस्मृति के अंदर तो इनफैक्ट इनके लिए काम भी डिफाइन कर दिए गए थे। मनुस्मृति क्या बोलती है कि भाई इनको शहर के बाहर रहना, ये लोग शहरों के अंदर नहीं रह सकते हैं। इनका काम क्या होगा, इनको कोई काम नहीं करना है, जो डेड व्यक्ति हो या जो डेड एनिमल्स हैं उनकी बॉडी को डिपोज करना, उनकी बॉडी को ठिकाने लगाना, उनकी बॉडी को फेंकना। ये कपड़े कैसे पहनेंगे, वही डेड बॉडी से उतार कर ये कपड़े पहनेंगे, ये लोहे के गहने पहनेंगे और वही डेड बॉडी की जो डेड व्यक्ति है उसके जो बर्तन है, उसके जो कपड़े हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके ये जीवन जिएंगे। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर उनको एक समाज से अलग रखा जा रहा है। इनफैक्ट आगे चलकर इस बात को और ज्यादा हमें जानकारी मिलती चाइनीज ट्रेवलर्स के द्वारा। जब फाहियान 5th सेंचुरी सी में भारत आए तो उन्होंने कहा कि ये जो चांडाल्स होते थे इनको शहर के अंदर आने से पहले क्लैपर बजाना होता था, कुछ साउंड करते हुए आना होता था जिससे लोग इनको ना देखें, क्योंकि इनको देखना या इनकी आप कह सकते हैं शेडो पड़ना भी पल्यूटिंग मानी जाती थी। वहीं पर फ्यूनसांग क्या बोलते हैं कि भाई चांडाल्स को शहरों के बाहर रखा जाता था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ब्राह्मणों ने कैसे नियम कानून बना के कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को नीचे रख दिया और खुद को सुपीरियर बनाने की कोशिश करी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, देखो भाई
नियम कानून ऐसे बनाए गए, हमने पहले ही देखा कि चूंकि पैट्रिलिनियल सक्सेशन था तो धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और मनुस्मृति क्या बोलते हैं कि केवल बेटों के पास ही प्रॉपर्टी का एक्सेस हो सकता है, केवल बेटे ही फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। विमेन के पास प्रॉपर्टी का कोई एक्सेस नहीं है और विमेन अपने पास इवन कोई प्रॉपर्टी रख भी नहीं सकती है। शादी से पहले वो पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं रख सकती और शादी के बाद बिना हस्बैंड की परमिशन के वो अपने पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकती है। विमेन या डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी, उनको प्रॉपर्टी का कोई भी हक नहीं था। वो केवल अपने पास एक प्रॉपर्टी रख सकती थी जिसको बोलते थे स्त्री धन। आगे चलकर यही स्त्री धन दहेज बन गया, लेकिन स्त्री धन का लिटरल मीनिंग था कि विमेन वेल्थ, महिला की जो वेल्थ। ये स्त्री धन क्या होता था, शादी के टाइम पे एक महिला को उसके पिताजी या उसके भाई या उसकी माताजी के द्वारा जो दिया गया गिफ्ट होता था उसको बोलते थे स्त्री धन। और महिला के पास केवल एक स्त्री धन होता था जिसपे उसका कंप्लीट हक होता था। वो स्त्री धन को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती थी और अपने आने वाली जनरेशन को भी दे सकती थी। अदर देन दैट महिलाओं के पास प्रॉपर्टी का कोई भी हक नहीं होता था। मनुस्मृति साफ साफ लिखता है कि महिलाओं को कोई भी प्रॉपर्टी का हक नहीं होगा फादर या हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर, राइट लेकिन फिर भी हमें क्या देखने को मिलता है, देयर वर सर्टेन एक्सेप्शंस। अगेन जैसे हमने देखा कि जो वेल्दी फैमिली से महिलाएं आती थी उनके पास प्रॉपर्टी का हक था। हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि प्रभावती गुप्ता जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, गुप्ता डायनेस्टी की, उनकी शादी हुई वाकाटका डायनेस्टी के साथ और इनके पास हर प्रकार की प्रॉपर्टी का एक्सेस था। इनफैक्ट इन्होंने पहला लैंड ग्रांट भी दिया था जो किसी महिला के द्वारा किया जा रहा है। तो ठीक है, नियम कानून बनाए गए थे और सभी को नियम कानून मानने भी थे, लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ ग्रुप्स के पास प्रॉपर्टी का एक्सेस है, कुछ ग्रुप्स के पास प्रॉपर्टी का एक्सेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ण एक्सेस टू प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ, महिलाओं के केस में तो हमने देख लिया कि जेंडर में महिलाओं को प्रॉपर्टी का एक्सेस नहीं था। वहीं पे जब हम वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण में भी प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन था। आप देखेंगे कि धर्मशास्त्र ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है कि किस व्यक्ति को क्या ऑक्यूपेशन करना है और ऑक्यूपेशन के हिसाब से हमने देखा था कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी थी, वहीं पे वैश्यों के पास भी प्रॉपर्टी थी। लेकिन शूद्रों के लिए क्या काम सौंपा गया था, सर्विट्यूड, केवल सेवा करना। तो उनके पास कभी कोई प्रॉपर्टी थी ही नहीं और उनके पास प्रॉपर्टी को गेन करने का कोई हक भी नहीं था। लेकिन बुद्धिज्म मतलब ब्राह्मणिज्म के बाहर जब कुछ नए ट्रेडिशन आने शुरू हुए जैसे बुद्धिज्म, तो उन्होंने इन सारे नियम कानूनों का अपोजिशन किया। ऑल्दो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, समाज में डिफरेंशिएशन हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये डिफरेंशिएशन नेचुरल नहीं है और ऐसा नहीं है कि इनको नहीं बदला जा सकता है। और दूसरी चीज, जन्म के आधार पर आप जो सोशल पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं वो एकदम गलत है। इंसानों की पोजीशन उनके कर्मों के आधार पर डिफाइन होनी चाहिए। अब एक तरफ तो नॉर्थ इंडिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लोग प्रॉपर्टी को संचय कर रहे हैं और जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है वो ज्यादा सुप्रीम है। लेकिन वहीं पर जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं जहां पर तमिलकम का एज चल रहा है 200 CE के आसपास, चेर चोल पांड्य रूल कर रहे हैं, जो चीफडम चल रहे हैं, वहां पर एक अलग सोशल सिनेरियो चल रहा है। यहां पर तमिल संगम लिटरेचर हमें क्या बताते हैं कि तमिलकम के इलाकों में प्रॉपर्टी को शेयर करना ज्यादा अच्छी वैल्यू माना जाता था। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी अपने साथ संचय कर रहा है ना तो उसे गलत माना जाता था। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ वॉज डिसरिगार्डेड। सोसाइटी बहुत ज्यादा इक्वल थी और राजा का ये काम होता था कि वो सभी के साथ अपनी प्रॉपर्टी को शेयर करें, राइट सबको इक्वल एक्सेस टू प्रॉपर्टी मिले। ऑल्दो गरीब और रईस होते थे लेकिन फिर भी कोशिश यही की जाती थी कि हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी का एक्सेस मिले और सबके साथ प्रॉपर्टी को इक्वली शेयर किया जाए। अब बुद्धिज्म का जब राइज हुआ तो बुद्धिज्म ने सोशल इक्वालिटीज को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, सोशल डिफरेंसेस को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। सुत्त पिटक के अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है जो ये कहती है कि जब इस धरती का निर्माण होना शुरू हुआ तो सारे इंसान जो थे वो एक नॉर्मल लाइफ जीते थे, सभी लोग अच्छे से रहते थे और उनके बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे, कोई भी द्वेष नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ लोगों के अंदर बुरी आदतें आनी शुरू हुई, लोग लालची होते गए, लोगों ने एक दूसरे को धोखा देना शुरू किया, धोखाधड़ी शुरू हुई। इसी के बीच में क्या हुआ, जरूरत पड़ी एक ऐसे व्यक्ति की कि जो भाई लोगों के बीच में नियम कानूनों को बनाकर रखें, कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसे सजा दें और अच्छे काम करने वाले लोगों को अच्छा फल मिले। तो इसीलिए सभी लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को इलेक्ट किया जिसको बोला गया महासामंत। महासामंत का काम क्या होता था कि समाज में नियम कानून को मेंटेन करना और बदले में लोग उसको क्या करते थे, चावल देते थे या खाने की वस्तुएं देते थे और उसका ख्याल रखते थे। यहीं से सुत्त पिटक हमें बताता है कि नोशन निकला राजा का, किंगशिप का, कि राजा क्या है। बेसिकली लोगों ने ही राजा को बनाया है। राजा का काम क्या होता है, लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराना और बदले में लोग उसे टैक्स पे करते हैं। तो इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसा नहीं है कि ये दिव्य है, ये लोगों ने ही बनाया है। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि लोग अपने लीडर को इसीलिए चुनते हैं ताकि लीडर उनकी सुरक्षा करे, लीडर उनकी सेवा करे और बदले में लोग उसको टैक्स देते हैं। इसका मतलब कभी भी ये नहीं हो सकता है कि राजा जो है वो सुप्रीम है और राजा जो है एकदम सबसे बेहतरीन अथॉरिटी है।
गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी तरीके से बुद्धिज्म के अंदर क्या माना जाता है कि धरती पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, आप वर्ण, जाति, कास्ट, प्रॉपर्टी, कुछ भी बोल लीजिए, हर एक इंस्टीट्यूशन को इंसानों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाया है। और अगर हर एक चीज इंसानों के द्वारा बनी हुई है तो ऑब्वियसली उसको बदला भी जा सकता है। क्योंकि एक तरफ ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो, वर्ण जो है वो डिवाइन है, जाति जो है वो डिवाइन है, काम जो है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, तो ये मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये भगवान ने बनाकर भेजा है। लेकिन बुद्धिज्म वहीं पर क्या बोल रहा है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस, ये सारी अवधारणाएं, विचारधाराएं इंसानों ने बनाई है, एंड बिकॉज इसको इंसानों के द्वारा बनाया गया है तो इसको बदला भी जा सकता है। अब बात करते हैं हैंडलिंग द टेक्स्ट, महाभारत के बारे में। देखो, जब हम किसी भी टेक्स्ट को एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो बहुत जरूरी होती है कि हम कुछ चीजों का ख्याल रखें। जैसे उसकी भाषा क्या है, आखिर वो सिंपल भाषा में लिखी गई है जो कि है पाली, प्राकृत और तमिल, या फिर संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्योंकि संस्कृत जो थी वो एलीट की भाषा थी, वो कुछ उच्च क्लास की भाषा थी, और वहीं पर पाली, प्राकृत और तमिल जो थी वो आम लोगों की भाषा थी। तो उससे हमें पता चलता है कि ये टेक्स्ट किसके लिए लिखा गया है। दूसरा, कंटेंट क्या है, क्या उसमें कहानियां हैं जो आम लोग भी सुन सकते हैं, या मंत्र हैं जो पुजारियों के लिए लिखे गए हैं। तीसरा, इसको किस टाइम पीरियड में लिखा गया है, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग सोशल सिनेरियो होते हैं। भाई आज से 100 साल बाद दुनिया और डेवलप हो जाएगी तो कहानी अलग तरीके से लिखी जाएगी। फिर उसको लिखा किसने है, क्योंकि जिसने लिखा है उसका परसेप्शन भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली, किस जगह पर लिखा गया है, क्योंकि जिस जगह पर लिखा गया है वो भी मैटर करेगा कि उस जगह पे उस टाइम पे क्या चल रहा था। जैसे अभी ईरान और इराक में युद्ध चल रहा है तो वहां का इतिहास अलग तरीके से लिखा जाएगा, वहीं पे भारत में अगर कोई व्यक्ति इतिहास लिख रहा है तो वो अलग तरीके से कहानी को लिखेगा। तो महाभारत को जब हम पढ़ते हैं तो हम इन्हीं सारी चीजों को ख्याल में रखकर पढ़ते हैं। अब महाभारत की जब हम बात करते हैं तो पहले देखते हैं कि महाभारत की लैंग्वेज क्या है। तो महाभारत की लैंग्वेज है सिंपल संस्कृत। मतलब क्या हुआ कि एक सिंपल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। वेदों की बात जब हम करते हैं तो वेद कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखे गए, लेकिन एज कंपेयर टू वेदास, महाभारत सिंपल संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। मतलब वो उतनी कठिन संस्कृत नहीं है जो वेदों में लिखी गई है। दूसरी चीज, जब इतिहासकार उसके कंटेंट को पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि महाभारत का कंटेंट दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है नैरेटिव, जहां पर कहानी दी हुई है लड़ाई की, और दूसरा है डायडेक्टिव। डायडेक्टिव पार्ट क्या होता है, जहां पर मोरल वैल्यूज, जहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जहां पर बताया गया है कि जीवन कैसे जीना है। और माना जाता है कि ओरिजिनली नैरेटिव पार्ट जो था वो महाभारत का ओरिजिनल पार्ट था, और डायडेक्टिव पार्ट जो कि मोरल वैल्यूज हैं वो बाद में ऐड किए गए हैं। कुछ इतिहासकार इवन महाभारत को इतिहास भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि मे बी इसमें सम सॉर्ट ऑफ रियलिटी भी रही होगी और ये किसी प्रकार का इतिहास भी दर्शाता है, लेकिन एज अ होल इसमें कई सारे चेंजेस ओवर द पीरियड होते रहे हैं। अब बात करते हैं कि महाभारत को लिखा किसने है। तो ट्रेडिशंस ये मानते हैं कि महाभारत को गणेश जी के द्वारा लिखा गया था। वेद व्यास जी ने उसका रेसिटेशन किया था और गणेश जी ने उसको लिखा था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है सर कि इतिहासकारों ने जब महाभारत को पढ़ा तो उन्होंने पाया कि महाभारत 1 या 2 साल में नहीं, 1000 सालों में लिखा गया था, 500 बीसी से लेकर 500 सीई तक। तो ऑब्वियसली ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक पोएट का काम नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सारे ऋषियों, कई सारे संतों ने इसमें एडिशंस किए होंगे। ऐसा वो इसलिए बोलते हैं कि ओरिजिनली जो स्टोरी थी वो ओरली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। मे बी कोई युद्ध हुआ होगा और युद्ध के अंदर जो रथाकार होते थे, जो रथ चलाते थे, वो लोग बैठकर युद्ध देखते थे, उनको बार्ड बोला जाता था, सुत। तो वो सुत क्या करते थे, वापस लौटकर राजा की बड़ाई करते थे और उनकी कहानियां सुनाते थे। अब मे बी ये जो महाभारत की कहानी है ये ऐसे ही ओरली एक जगह से दूसरी जगह सुनाई जाने लगी। लेकिन 5th सेंचुरी बीसी से ब्राह्मणों ने क्या सोचा कि अब हम इस कहानी को लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि इसी टाइम पर राज्यों का निर्माण होना शुरू हो रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुरु पांचाल जब राज्य बन रहे होंगे तो उनको अपने डायनेस्टिक हिस्ट्री की जरूरत पड़ी, तो ब्राह्मणों ने इस कहानी को लिखना शुरू किया। तो ओरिजिनली ये कहानी युद्ध की ही कहानी थी। धीरे धीरे कर ये कहानी आगे बढ़ी तो हमें देखने को मिलता है कि इनिशियली कृष्ण जी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे उस कहानी के अंदर, लेकिन 200 बीसी से लेकर 200 सी के बीच में जब इंडिया में वसुदेव कृष्ण की पूजा होनी शुरू हुई तो हमें महाभारत के अंदर भी कृष्ण जी का इंपॉर्टेंट रोल होता हुआ देखने को मिलता है। जब 200 सी से 400 सी के बीच में मनुस्मृति इंपॉर्टेंट होनी शुरू हुई तो हमें देखने को मिलता है कि लेटर पार्ट में, भगवत गीता में, एकदम लेटर पार्ट में हमें कई सारे ज्ञान के उपदेश देखने को मिलते हैं। तो यही माना जाता है कि महाभारत ओरिजिनली उसमें 10,000 श्लोक थे, लेकिन बाद में उसमें आज 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें कई सारे बदलाव होते रहे, कई सारे चेंजेस होते रहे और कई सारे एडिशंस होते रहे हैं। अब सर्च फॉर कन्वर्जेंस कि भाई ये कहानी कितनी सच्ची है और कितनी नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए ब्रिजबासी लाल, बीबी लाल जी ने हस्तिनापुर का एक्सकेवेशन किया, ये देखने के लिए कि सच में महाभारत को कोई युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था। हस्तिनापुर प्रेजेंट डे मीरठ के इलाकों में उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। 1951-52 में बीबी लाल ने इसका एक्सकेवेशन किया। उन्होंने क्या देखा, हस्तिनापुर के गांव में उन्हें टोटल 5 लेयर मिली, जिसमें से सेकेंड और थर्ड लेयर सबसे इंपॉर्टेंट थी।
सेकेंड लेयर जो कि पुरानी लेयर थी 12th सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी बीसी के बीच में जो थी, ये रूरल फेस दिखाती है कि यहाँ पर हमें कच्चे घर देखने को मिलते हैं, घरों का कोई भी प्लान देखने को नहीं मिलता है, मिट्टी की ईंटों से बने हुए घर थे और रीड के इंप्रेशन देखने को मिलते हैं कि मिट्टी का ही लेप करके घर बनाए गए थे। वहीं पे 6th सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी बीसी वाली जो लेयर है वहां पर देखने को मिलते हैं कि अब पक्के घर देखने को मिल रहे हैं, जली हुई ईंटों के घर देखने को मिल रहे हैं, हाउसेस का प्लान देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिल रहा है, नालियां और कुएं देखने को मिल रहे हैं जो कि पक्के कुएं हैं। ये क्या दर्शाता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हस्तिनापुर का भी शहरीकरण हुआ। लेकिन महाभारत में तो हस्तिनापुर को बहुत बड़ा शहर दिखाया गया है, तो आखिर हस्तिनापुर का जो डिस्क्रिप्शन है वो इस टाइम पे ऐड हुआ, क्योंकि पहले तो वहां पे रूरल फेस चल रहा था। तो कई बार इतिहासकार इस चीज को एग्जैक्टली एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि जो भी बातें लिखी हुई हैं उसको हम फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एक राइटर को ऑडियंस का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कई सारी ऐसी चीजें लिखनी पड़ती हैं जो पढ़कर उन्हें अच्छी लगे। फिर हम बात करते हैं, एक और चैलेंजिंग एपिसोड है द्रौपदी के मैरिज का, कि भाई द्रौपदी की शादी 5 पांडवों के साथ होती है। तो अब इतिहासकार बोलते हैं कि एक तरफ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बोलते हैं कि भाई पॉलीएंड्री सही नहीं है, तो फिर पॉलीएंड्री क्यों थी? तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पॉलीएंड्री जो है वो प्रोमिनेंट रही होगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अच्छी नहीं थी, इसलिए महाभारत में उसको नकारा गया। तो इनिशियली वो इंपॉर्टेंट थी इसलिए स्टोरी में लिखी गई, लेकिन बाद में मना किया गया क्योंकि वो मे बी समाज में नहीं फॉलो होती थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, हिमालय के रीजन में पॉलीएंड्री सबसे ज्यादा फॉलो होती थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महिलाओं की कमी के कारण में भी पॉलीएंड्री की जाती होगी, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा नहीं है, मे बी पॉलीएंड्री सबसे प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज रही होगी, वो बाद में आगे चलकर चूंकि वो फॉलो नहीं की जा रही है तो स्टोरी के अंदर उसको ऐसा दिखाया गया है कि ये फॉलो नहीं करना है। अब बात करते हैं महाभारत एज अ डायनेमिक टेक्स्ट। डायनेमिक का मतलब कंप्लीटली चेंजिंग। तो महाभारत के बारे में हमने ऑलरेडी बात की कि भाई महाभारत ऑब्वियसली इट्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम महाभारत बदलता रहा है। हमने क्या देखा कि महाभारत 1000 सालों तक लिखा गया है, राइट। उसको कई सारी लोकल भाषाओं में कई सारे रीजनल वेरिएशंस के साथ लिखा गया है, तो हमें कई सारी कहानियां देखने को मिलती हैं जो हमें रीजनल इतिहास के बारे में भी बताती हैं। ये कई सारे लोकल ट्रेडिशंस को भी दिखाता है, और महाभारत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सारे आर्ट फॉर्म्स को भी आप कह सकते हैं मोटिवेट करता हुआ आया है। आप देखेंगे डांस, पेंटिंग, ड्रामा, नरेशन, स्कल्प्टर इस महाभारत से निकलकर आए हैं। इनफैक्ट कई सारे राइटर्स ने महाभारत को यूज करके अपनी लोकल स्टोरीज को दिखाने की कोशिश की है, अपने लोकल स्ट्रगल्स को दिखाने की कोशिश की। जैसे महाश्वेता देवी, इन्होंने निषादी और कुंती एक कहानी लिखी और इसमें उन्होंने अनटचेबिलिटी और सोशल एक्सक्लूजन की स्टोरी को दिखाने की कोशिश की है महाभारत की कहानी के थ्रू। तो महाभारत इज अ डायनेमिक टेक्स्ट, और इसमें से हमें कई सारी जानकारियां मिलती हैं। इससे हमें पता चलता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समाज कितनी तेजी से बदलता रहा है। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है या फिर कोई भी फीडबैक है, प्लीज जरूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल।